हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि जजमेंट कैसे पढ़ा जाना चाहिए। अब देखो, जब भी हम जुडिशरी की या लॉ फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, हमारे लिए दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको याद करना उतना ज्यादा टफ हो जाता है। वन इज द बेयर लैंग्वेज ऑफ द सेक्शंस एंड दूसरा इज द जजमेंट। जजमेंट के साथ पंगा इसलिए आता है क्योंकि जजमेंट्स छोटे तो होते नहीं है। दे रन इन लाइक 5 पेज से शुरू है, अगर कोई जजमेंट हो सकता हो 500 600 800 1000 पेज तक का जजमेंट हो सकता है। अब इतना बड़ा जजमेंट आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इतना पढ़ने का तो टाइम नहीं है बॉस। अगर मैंने आपको चार जजमेंट भी दे दिए 500 500 पेज के, तो वो 2000 पेज पढ़ने में तो नानी याद आ जाएगी और बाकी सारा काम छोड़ करके सिर्फ यही करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अंडरस्टैंड कि ए हम टाइम बचाते हुए, लेट मी यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन, हाउ टू save time while reading judgments and how to read a judgment effectively। इफेक्टिवली क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जजमेंट पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं भाई। मैं 2 मिनट के अंदर पूरा पढ़ सकता हूं, हो सकता है मैं उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ूं। इनफैक्ट ज्यादातर जो भी आपको सजेशंस मिलेंगे वो ये है कि जजमेंट का हर एक शब्द पढ़ना चाहिए, which is true to certain extent depending upon what you need। हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं on the need of judiciary aspirants mainly, but this video is going to be helpful even if you are not a judiciary aspirant, even if let's say you are an advocate, आपने नई नई प्रैक्टिस शुरू करी है। अब भाई साइटेशंस ढूंढने हैं, कोर्ट में जाकर के प्रेजेंट करना है, तो कौन सा साइटेशन काम का है, कौन सा नहीं है। एक टॉपिक के ऊपर 500 केसेस हैं, कौन सा केस हमें पढ़ना है, 500 तो नहीं पढ़ सकते। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद हियर। इस वीडियो को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इन द सेंस दैट पॉइंट नंबर वन, वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू रीड अ जजमेंट। पॉइंट नंबर टू, वी विल एक्चुअली रीड अ जजमेंट। मैं आपके लिए एक जजमेंट लेकर के आया हूं। सो दिस इज अ जजमेंट जिसको अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पर साइट किया है। दिस इज अ जजमेंट जिसको अभी यूज किया है मैंने एक केस में। सो दिस वाज वेरी फ्रेश इन माय मेमोरी। इसी तरीके से एक सैंपल के थ्रू हम आज समझेंगे। चलो फटाफट से आते हैं। सो हाउ डू वी रीड जजमेंट? टाइप ऑफ द केस, कोर्ट ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, जजमेंट ऑफ द केस, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सो दिस इज जस्ट अ फन स्टार्ट। हाउ वी एक्चुअली रीड डिपेंड्स ऑन 5 मेजर थिंग्स। जो पीछे दिया है दैट इज नॉट एंटायरली रॉन्ग, राइट। वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, वो कंटेंट है, ठीक है। जजमेंट में क्या क्या होता है। सो देयर आर 5 मैंडेटरी थिंग्स जिनका आपको हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज है कि फाइनल जजमेंट क्या है। एक सेकेंड। फाइनल जजमेंट क्या है? अब देखो, जजमेंट भले ही मेरा 500 पेज का हो, इफेक्टिव पार्ट केवल एक या दो पेजेस ही होंगे, राइट। इफेक्टिव ऑपरेटिव पार्ट जो है, जिसको हम कह सकते हैं रेशियो, राइट, जिसको हम रेशियो बोल सकते हैं जजमेंट का, जो फाइनल ऑपरेटिव पार्ट है वो तो एक या दो पेज से ज्यादा होगा नहीं। ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, कायदे से तो वो 2 से 5 लाइन का होता है। by final judgment I mean the operative part, the operative part or the ratio decidendi of the judgment। ये हमें एक देखना है। दूसरा हमें देखना है, हैज दिस बीन अपहेल्ड और ओवररूल्ड। कभी भी कोई भी जजमेंट आप देखो, माइंड यू, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना बच्चे, कि जब भी हम कोई जजमेंट देखते हैं, उस जजमेंट को देखते समय हमें ये उसी समय चेक करना चाहिए कि क्या इसको फर्दर चैलेंज या साइट किया गया है। आप कभी इंडियन कानून या इस टाइप की वेबसाइट्स खोलेंगे तो उस पर साइटेड बाय लिख करके आ जाता है। आप उसको जब खोलोगे तो वो कौन सी जगहों पर इसको साइट किया गया है वो आ जाता है। You will, when reading those judgments, realize कि this has been overruled or it has been upheld। क्योंकि अगर ओवररूल हो चुका है तो फिर अब इस जजमेंट की उतनी वैलिडिटी नहीं रह गई। ये तो कॉन्स्टेंटली होता रहता है भाई, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बैड लॉ, दिस इज द न्यू लॉ, ये वाला जजमेंट अब काम नहीं आएगा, ये वाला काम आएगा। इनफैक्ट हम लोग जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन ही पढ़ते हैं तो जितने केसेस हैं भाई, उसमें इतना पार्ट ओवररूल हो गया, इस केस ने ये नया डॉक्ट्रीन ला दिया, एंड दिस इज हाउ वी
अंडरस्टैंड द एंटायर सब्जेक्ट, यस। सो ये हमें उसी टाइम पर समझना जरूरी है, ओवर रूल हो चुका है या अपहेल्ड किया गया है। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, or rather the most important thing is the fact of the case. केस के फैक्ट्स हमें जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि देखो, फैक्ट्स में थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ, फैक्ट्स में थोड़ा सा भी वेरिएशन अगर हुआ तो वहां पर जजमेंट पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कोई ऑफेंस किया, लेट्स से आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो सजा कुछ और है। बट अगर आप एक बैंक एम्प्लॉई हैं, बैंक मैनेजर हैं, एंड आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो सजा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिस इज हाउ एक एक छोटा सा फैक्ट कि आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है विल चेंज द एंटायर जजमेंट, बिकॉज द प्रोविजंस इन्वॉल्व्ड आर चेंज्ड, राइट? बिकॉज द सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड। हो सकता है भाई मेरे पास कोई प्रॉपर डिफेंस अवेलेबल रहा हो, तो वहां पर सिचुएशन बदल जाती है। तो जब हम फैक्ट्स देखते हैं, तो फैक्ट्स में हम सर्कमस्टांसेस भी देखते हैं एंड हम डिफेंसेस भी देखते हैं। और देन वी लुक एट द हेड नोट। हेड नोट को मैंने सबसे कम पॉइंट्स दिए, 5 नंबर दिए। हेड नोट सिर्फ और सिर्फ तब रेफर करो जब कोई और उपाय ना हो, 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा जजमेंट देखना है तो हेड नोट देख लिया। हेड नोट क्या होता है? जजमेंट के ऊपर टॉप पर, मतलब इन सब में तो नहीं होता, जजमेंट्स में एक्चुअली नहीं मिलते, बट जब आप रिपोर्टर्स देखते हो, सुप्रीम कोर्ट, एससीसी देखते हो, एआईआर देखते हो, तो इसमें ऊपर की साइड बहुत छोटा सा डैश डैश करके लिखा रहता है कि जजमेंट किस बारे में है, राइट? दैट इज नॉट एट ऑल grave enough for you to keep that into consideration. उस पर ध्यान देने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पर अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आपको निपटाना है तो most of the times, at least 80% of the times, those head notes are very correct and उसके बेसिस पर आपको अपनी चीज मिलने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। तो बहुत कम है, पर हेड नोट भी देख लीजिएगा। एंड देन कोरम, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि क्या यहां पर कोई डिसेंट है। इफ देयर इज अ डिसेंट एंड दैट इज ऑफ आर यूज, तो हमें कोरम भी समझ करके चलना पड़ेगा। ये 5 चीजें अगर हम जजमेंट पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये 5 चीजें हमारे लिए जरूरी हैं देखना और समझना। अब देखो, एक और चीज पहले से दिमाग में रख करके चलो। क्या दिमाग में रख के चलना है? दैट इज कि whenever you read a judgment, इस चीज को एकदम मतलब सूत्र बांध लो अपने पास, ठीक है? whenever you read a judgment, be free of any kind of bias. Be free from any kind of bias. क्यों? क्या होता है कि जजमेंट्स मेनी टाइम्स आर सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशंस। हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कई जजमेंट्स को, राइट? जजमेंट में क्या लिखा है, रेशियो क्या है, कोर्ट ने ये बोला तो इसका क्या मतलब था। दैट इज व्हाट वी इंटरप्रेट। अगर मेरे दिमाग में बायस है ना, अगर मैं सोचता हूं कि नहीं लॉ ये है, प्री डिस्पोज्ड एक नुआंस है मेरे मन में, उसी को लेकर के मैं चल रहा हूं, तो जब भी मैं जजमेंट पढ़ूंगा मैं उसको उससे लिंक करूंगा, राइट? I will try to find ways to justify my thought process in the light of that judgment. इस चीज को बॉस आपको यथासंभव प्रयत्न करके अवॉइड करना है। बी फ्री ऑफ ऑल बायसेस while reading a judgment. Now, it is true that judgment has to be read in its entirety. जब आप अपने प्रोफेशनली या फिर अगर आपके पास समय है तो जजमेंट को जब आप पढ़ो तो इन इट्स एंटायरिटी, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, फुल स्टॉप बाय फुल स्टॉप, हर चीज पढ़नी चाहिए। मेजर रीजन इसका यह है कि जब आप उसको पूरी तरीके से पढ़ते हो तो जो पीछे 5 मैंडेट्स मैंने बताए ना, वो पांचों के पांचों कवर हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो कि कवर नहीं हो रहा है। बट जनरली ये फ्लो होता है हमारा जजमेंट पढ़ने का, ठीक है? सबसे पहले कौन सी कोर्ट का जजमेंट है और किस टाइप का केस है। कोर्ट का पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम जब ऑनलाइन जजमेंट्स ढूंढते हैं तो कई बार हमें जजमेंट्स मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, राइट? छोटी छोटी ऐसे कोर्ट्स के हमें डिसीजंस वहां पर मिल जाते हैं जिसको हम साइट नहीं कर सकते। दीज जजमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर अस एनीवेयर,
right? Like we can cite, but they do not have any persuasive value, they do not have any substantial value, they do not have any you know सीरियस ग्रेविटी कि आप उसको कहीं साइट करो। आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट का अगर आपको जजमेंट मिलता है तो बेस्ट, नहीं सुप्रीम कोर्ट का मिलता है इवन बेटर, कमीशंस अगर स्टेट और नेशनल लेवल के हैं इवन बेटर, राइट? मतलब समतुल्य टू दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज समथिंग जो आपको शुरुआत में ही देखना है कि क्या ये जजमेंट मेरे काम का है। वो देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कोर्ट कौन सी है और टाइप ऑफ केस क्या है। फॉलोड बाय दैट आप जाते हो फैक्ट्स ऑफ द केस की तरफ, जो मैंने आपको बताया सेकंड मैंडेट। नाउ थर्ड इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आंसर्ड बाय द कोर्ट। अब देखो किसी भी जजमेंट में किसी भी जजमेंट में कभी भी ऐसा नहीं होता सीधे सीधे कि भाई ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मतलब ये सिचुएशन है, सजा है, नहीं। Judgments are speaking orders, right? Judgments are speaking in nature. They are well reasoned. उसमें हमेशा आपको रीजनिंग मिलेगी, वो रीजनिंग यहां से डिराइव होती है। आपको आइडेंटिफाई भी करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप देखोगे तो कई जजमेंट्स में हेडिंग बना करके लिख दिया जाता है कि दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, या इश्यूज दैट आर बीन फ्रेम्ड। फाइनली जब आप ये समझ जाते हो तो इसी से डिराइव होता है हमारा मेन जजमेंट। मेन जजमेंट के बाद कोरम यानी कि वही डिसेंट अगर है, इट इज नॉट अ मैंडेट ऑफ कोर्स, एंड देन लास्टली whether it has been overruled or has it been upheld. This is the flow of how you start reading the judgment. अब देखो इन सारी चीजों पर आने से पहले एक बार मैं आपको एक जजमेंट पढ़ करके बता देता हूं या फिर एक्सप्लेन करके बता देता हूं। आई होप दिस इज visible to you. So reportable judgment है, there is not an issue in citing or showing this judgment on screen. This has recently been used by me, इसलिए it was fresh in my memory. Is it still clear? No, it's not. Give me 1 second. Just a minute, guys. ठीक है, इसको ऐसे एक्सपैंड कर लेते हैं। In the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur, before the Honorable Justice Sanjay Dwivedi on the 11th of April 23. Recent ही है, ठीक है। So चलो सबसे पहले जजमेंट हम लोग जब देख रहे हैं तो अब देखो अगर मेरे पास 5 मिनट है जजमेंट पढ़ने के लिए तो हमेशा मुझे क्या करना है, मुझे पहले 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं। समझो मेरे पास मान लो सिर्फ 5 मिनट है जजमेंट पढ़ने के लिए, पहले 2 पैराग्राफ पढ़ लिए। पहले 2 पैराग्राफ में मोस्टली जो सिचुएशन होती है ना उसको समराइज कर दिया जाता है। इनफैक्ट जब आप केस फाइल भी पढ़ते हो, जब आप एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड पिटिशन भी पढ़ते हो, उसमें भी यही होता है कि पहले 1 या 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में पूरी सिचुएशन को समराइज कर देते हैं, फिर उसके फैक्ट्स पे डिटेल में जाते हैं। ठीक। सेकेंडली वी गो टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज लिखा होगा आपको ये शब्द लिखा हुआ दिख जाना चाहिए अधिकतर जगहों पर, दैट इज हर्ड। दोनों पार्टीज की बात सुनी गई, हर्ड बोथ द पार्टीज ऑन दिस इशू एंड डेल्विंग अपॉन दैट। फाइनली जो लास्ट के एकदम आखिरी नहीं, लास्ट का जो 1-2 पैराग्राफ होता है उसमें आपका पूरा क्रक्स आ जाता है। तो अगर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है और मुझे जजमेंट पढ़ना है तो मैं पहले 2 और लास्ट के 2 पैराग्राफ पढ़ लूंगा, but that will never give me the reasoning behind the judgment, that will never give me the entire idea behind the judgment. आओ इसको जब मैं बता रहा था तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख गया भाई, इन पार्टीज के बीच में है, ये वकील साहब हैं, ये सरकार की तरफ से वकील साहब है, कब रिजर्व हुआ, कब प्रोनाउंस हुआ, डिटेल आ गई। अब देखो this appeal is under section 374 of the Code of Criminal Procedure against judgment dated this, passed by this, and Special Judge this Bhopal in special case of this, convicting the appellant. देखो अब यहां मैटर हमें समझ में आ गया, पहले ही पैराग्राफ में convicting the appellant under section 353
of the Indian Penal Code and sentencing him to undergo a rigorous imprisonment for 1 year, while with fine of 2,000 rupees, and in default of payment of fine, additional rigorous imprisonment for 1 month. ये हुआ है हमारा मेन क्वेश्चन। क्या सवाल है कि भाई एक अपीलांट साहब हैं, उन अपीलांट साहब को क्या तकलीफ है, उनको 353 आईपीसी के अंतर्गत जेल भेज दिया गया है 2,000 रुपए के फाइन के साथ, और फाइन नहीं दिया तो फिर से जेल, एडिशनली जेल भेज दिया जाएगा, ऐसी सजा सुना दी गई है, जिसके अगेंस्ट ये लोग एक अपील लेकर के आए हैं। ठीक है। 353 क्या होता है फटाफट से कमेंट्स में बताओ, मैं भी बताऊंगा अभी, पर लेट मी नो इन द कमेंट्स। 353 इज वन सेक्शन जिसको बहुत कॉमनली आप यूज होते हुए देखते हैं। बताया। 353 इज एसेंशियली यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, राइट, हमला करना या फिर असॉल्ट करना, असॉल्ट या यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स करना किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के आशय से। ठीक है, दैट इज 353। आओ चलो, एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, आप देखो, controversy arose on the basis of incident which took place on this, around this, कोई मतलब नहीं, the appellant and his brother this went to the police station for lodging a report. Appellant went to the police station for lodging a report regarding the fact that truck of one Indu Tiwari bearing registration number this willfully crushed into the car, that the truck of one Indu Tiwari willfully crushed into the car of the appellant bearing registration number this with intention of causing grievous hurt to him. As a result, FIR bearing this was registered against Indu Tiwari. Offense against 307 was registered against him at police station this and this. ठीक, इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन was done under the supervision of Sub Inspector R.S. Pandre, and Indu Tiwari was thereafter arrested, but he was released on bail after 2 days. In addition to the above, as per the prosecution, the police received a tip at around 6 in the evening that car bearing registration number this is parked in front of a warehouse located nearby this place. The police reached the spot, searched the area, found 6 persons, and after searching the cars, arms were seized from the car. Offense under 25 was registered against the person sitting in the car. The car was also seized by the police, which belonged to the brother of the appellant. Now, appellant along with other persons went to the police station to inquire about the incident and the registration of offense. And as per the prosecution, the appellant got into the heated argument with the police officials, alleged that they are registering a false case at the instance of local MLA just to malign the reputation of the appellant by keeping weapons in the car, arresting innocent persons. In the police station, ये चीजें हुई, and यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा मेन चीज हमारी यहाँ पर कवर होती है। ठीक है, कि भाई इस तरीके से वहां पर बातचीत हो गई, बहस हो गई, कि उसको भी आपने छोड़ दिया। पूरा मसला समझ में आ रहा है? पहले कुछ पैराग्राफ्स में हमें सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट, समझो, व्हेन यू आर रीडिंग फॉर जुडिशरी ना, आपको आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जजमेंट में the counsel for the petitioner argued this and this, the counsel for the respondent argued this and this. अगर सिर्फ आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मत पढ़ो, फैक्ट्स पढ़े, सीधे आ जाए हर्ड बोथ द पार्टीज, हर्ड काउंसिल्स फॉर द पिटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट, वहां से फिर अपना जजमेंट फाइनल अपना पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन प्रोफेशनली पढ़ रहे हो तो आर्ग्यूमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से हमें रिलेटेड साइटेशंस मिलते हैं। अभी हम उस पर भी आएंगे। तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक व्यक्ति की, भाई एक व्यक्ति ने जाकर के एफआईआर करवाई कि इसने आकर के मेरी गाड़ी में ट्रक भिड़ा दिया, 307 की उसके ऊपर लगाओ। 307 की एफआईआर हो गई, उसको फिर भी बेल मिल गई। कुछ टाइम बाद एक दूसरे मैटर में इनके भाई की गाड़ी में से कुछ हथियार वगैरह मिले, इनके खिलाफ एफआईआर हुई, आए पुलिस स्टेशन में, थोड़ी गहमा गहमी हुई, और उसके बाद ये कहा गया कि भाई आपने बहुत हल्का फुल्का केस बनाया है और ये किया है और वो किया है। एंड देन बहुत मतलब गाली वगैरह देने के बाद एंड एफआईआर गॉट रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अपीलांट अंडर 294, 506, 448 एंड SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। पुलिस ने जब पूरी चीज कंप्लीट कर ली तो चार्जशीट सबमिट करी, और चार्जशीट सबमिट करने के बाद ये पाया कि कोर्ट ने चार्जेस जो है फ्रेम कर दिए। उसके बाद क्या हो रहा है, कमिटेड टू द ट्रायल ऑफ एडिशनल सेशंस जज एंड स्पेशल जज, MP and MLA कोर्ट। अपीलांट
ने नॉट गिल्टी प्लीड किया एंड उसको, और उसने कहा कि भाई पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में मुझे यहां पर फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये सेक्शंस जो है मेरे अगेंस्ट लगाए गए हैं। हाउएवर यहां पर क्या हुआ, आप देखो, ये है हमारा जो मेन मसला है, ये जो हमारा पूरा एसेंस है ना। अब व्हेन वी हैव रेड दिस, हम कभी भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ते। वी रीड द जजमेंट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग दिस। तो जब हम ये 10 पैराग्राफ पढ़ लेंगे ना, तो उस 10 में से सिर्फ ये एक पैराग्राफ है जो हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखो, after conducting trial, the trial court, wide impugned order dated this, recorded finding that prosecution established its case कि ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, ठीक। Accordingly, the trial court acquitted the appellant of the charges under section 293, 448, 506 and this. However, convicted him for the offense under section 353 of IPC and sentenced him to undergo imprisonment. अब देखो, remember one thing, never ever underestimate the power of control F, ठीक। See, I'll show you what. CTRL प्लस F, इसे हम क्या करते हैं, फाइंड। अब हमें क्या करना है, इतना सब हमने पढ़ा, 10 पेज पढ़े ना, 10 पेज पढ़े, इस 10 पेज को और शॉर्ट कैसे करना है, आओ देखें। देखो, थोड़ा सा मैं टाइम लेकर के आया हूं। आज जजमेंट हम पढ़ना जैसे सीखेंगे ना, दोबारा भूलोगे नहीं। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ऐसे जजमेंट्स पढ़ना आप मतलब इफेक्टिवली शुरू कर दोगे कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आगे ये चीज काम भी आएगी। तो देखो, इसको हम और कैसे जल्दी निपटा सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में अ पर्सन हैज बीन कॉन्विक्टेड अंडर 353। अब फटाफट से काम करो, कंट्रोल एफ करो और 353 ढूंढो, ठीक। ठीक है, कंट्रोल एफ किया, 353 ढूंढा। अभी तक कहीं पर भी 353 की बात नहीं आ रही थी, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना फिर हमारे लिए रेलेवेंट नहीं बचती। ये मारा पीटी हुई, गहमा गहमी हुई, कुछ जरूरी नहीं। कंट्रोल एफ करोगे, 353 ढूंढोगे, सीधे आ जाओगे पैराग्राफ नंबर 10 पर। क्यों ढूंढना है 353? क्योंकि उसी का केस है, राइट। आओ, पैरा नंबर 10 पर आ गए, इसमें पता चल गया कि 353 में भाई साहब कार्रवाई हुई। चलो, पूरा मसला अब हमें क्लियर है कि हुआ क्या है, राइट। इतने से में हमें समझ में आ गया कि ये सेक्शंस लगे थे, इसमें छूट गया और इसमें उसको सजा हो गई। सो 1 पैराग्राफ। नाउ ये सब आपको आवश्यकता नहीं है। श्री कोचर अपियरिंग फॉर द अपीलांट, नॉट नीडेड। ये सारी चीज, अच्छा ये मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास कम समय है तो कुल 22 पेज का ये जजमेंट है। ये पूरे 22 पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आ जाऊंगा एकदम नीचे। क्या हुआ अंत में, इसमें अंत में हुआ है कि दिस अपील इज अलाउड, यानी कि अपीलांट जीत गया है। इतना तो हमें समझ में आ गया। चलो भाई, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब आओ, बस यहां से शुरू कर दो। In view of the aforesaid and law laid down by the Supreme Court, in view of the aforesaid and the law laid down by the Supreme Court, यहां से हमारा मेन जजमेंट शुरू हो गया, ठीक है। इन द उप्स, ये जजमेंट क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक गाइड कर देता हूं। ये जजमेंट ये बोलता है इन एसेंस कि साहब 353 का ऑफेंस सिर्फ तब बन सकता है जब एक्चुअली असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ हो, पॉइंट 1। पॉइंट 2, वो यूज हुआ हो टू डेटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, राइट। सिर्फ एक पब्लिक सर्वेंट से अगर बहस हो गई है या आपने कुछ बोल दिया है तो उसमें 353 का अपराध नहीं बनता है, 353 का ऑफेंस नहीं बनता। अगर कभी किसी से धक्का मुक्की भी हुई है एंड इट इज नॉट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, तो भी 353 का ऑफेंस वहां पर नहीं लगाया जा सकता, राइट। इस चीज के लिए ये जजमेंट है। तो अब यहां पर क्या, इन व्यू ऑफ द अफोरसेड लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, नाउ सी आफ्टर एग्जामिनिंग द डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट and criminal force as has been mentioned, and also the statements of this and this, this and this, other witness produced, I am of the considered view that
प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू एस्टैब्लिश, कोई असॉल्ट नहीं था, कोई क्रिमिनल फोर्स नहीं था, एंड कोई ऑफिशियल ड्यूटी करने में रोक टोक नहीं की गई, एंड बहुत डिले से एफआईआर हुई है। ये लास्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा, जिसके साथ फिर हमने क्या कहा, लो आ गए। The court cannot be appreciated and approved, and hence this court allows the appeal mainly on the ground that the prosecution failed to establish the material ingredients of 353, and the trial court also failed to appreciate the aforesaid aspect and recorded the finding of conviction erroneously, and hence this appeal is allowed. How simple was that? Was it not? पूरा जजमेंट, हालांकि हम लोगों को टाइम इसलिए लगा अभी करने में क्योंकि बॉस मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, जितना स्लो मैं बोल रहा हूं उतना स्लो तो नहीं पढ़ोगे, राइट? हम लोग ये वीडियो के पर्पस से कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब आप पढ़ोगे तो यू विल बी फेयरली क्विकर इन डूइंग दैट। एंड इस जजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहला पैरा पढ़ लिया। पहला पैरा पढ़ने पर हमें ऑफेंस पता चला 353, कंट्रोल एफ 353, पैरा 10 पूरी कहानी। दूसरे पैराग्राफ में second paragraph is para 10 which we are reading, puri kahani. Then last paragraph, the appeal has been allowed, this is the final judgment. And second last paragraph, in my opinion jahan aa gaya, ya heard both the counsels jahan aa gaya, ya in view of the aforesaid jahan aa gaya, wahan se judgment shuru ho gaya। चार पैराग्राफ, 22 पेज में से केवल 4 पैराग्राफ पढ़ लिए और हमारा ये जजमेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर हो गया। अब अगर हमको डिटेल पढ़ना है, डिटेल मतलब मुझे पढ़ना है, डिटेल मतलब मुझे इसको ऐसे पढ़ना है कि दिस इज टू बी यूज्ड फॉर रिसर्च, या फिर डेप्थ में मुझे इसकी जानकारी चाहिए, तब हम ऊपर जाएंगे। तब हम ऊपर जाएंगे और हम पता है किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे? तब हम ज्यादा ध्यान देंगे उन चीजों पर जो इस तरीके से लिखी गई हैं। ये इंडेंट खींचकर, इसको इंडेंट बोलते हैं, है ना? अपने एमएस वर्ड में भी जब करते हैं तो इंडेंट खींचकर बीच में ये जो कोट किया है, क्या कोट किया है भाई? हरबीर सिंह के केस में ये कहा गया था। देन सिमिलरली ये कुछ बयानात थे, वो बयान के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। सिमिलरली व्हेन वी गो टू अनदर दिस, ये भी एक इंडेंट खींच करके बीच में लिखा गया है, दिस इज अनदर केस विच इज ये जसविंदर सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो यहां पर फिर साइटेशंस आपको मिल जाते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। दीज आर साइटेशंस, दीज आर क्रॉस रेफरेंसेस, जिन्हें रेफर करते हुए कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। आई वांट यू गाइज टू रीड वन जजमेंट टुनाइट। आज आप बैठिए, कुछ भी, जब भी आप समय निकाल पाए, एक जजमेंट कोई सा भी डाउनलोड कीजिए, 20-25 पेज का, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, टू स्टार्ट विद, एंड कोशिश कीजिए उस जजमेंट को 5 से 8 मिनट के अंदर पढ़ने की। फिर मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को मैं यहां सॉल्व करने की आपके लिए कोशिश करूंगा, ठीक है? सो नाउ कमिंग टू द लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ दिस, दैट इज एंटायर जजमेंट बहुत सारा होता है यार, हेड नोट बहुत कम पार्ट होता है उस जजमेंट का। सो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हेड नोट ऐसा नहीं कि गलत है, हेड नोट है, बट हेड नोट के साथ आपको ये समझना है कि जजमेंट सिर्फ उतना नहीं है। हेड नोट कई बार मिस इंटरप्रेटेड भी होता है, इनकम्प्लीट भी होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यू हैव टू अप्रोच हेड नोट्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। Facts are extremely important. You understand the judgment in detail and also the laws in question. 353 क्या है? हमेशा अपने साथ बैराक लेके बैठो, जब जजमेंट पढ़ो ना उसी समय डिक्शनरी मीनिंग भी पता होनी चाहिए और बैराक भी हमारे पास होनी चाहिए। नेवर मेक दिस एक्सक्यूज कि सर मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं हूं, या मैं इंग्लिश मीडियम की नहीं हूं, या मैं वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ा हूं। ठीक है, अगर आप पढ़े भी हो, ये जजमेंट्स आपको अंग्रेजी में ही पब्लिश करवाए जाते हैं बाय हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। कोशिशें चल रही हैं इनको रीजनल लैंग्वेजेस में करवाने की, इट इज स्टिल टाइम। तब तक के लिए आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। टेक योर डिक्शनरी विद यू, सिट डाउन एंड रीड वन जजमेंट। फैक्ट्स पढ़ने ही चाहिए। फैक्ट्स भी ऐसा नहीं मैं बतेरे पढ़े जा रहा हूं ये और वो, नॉट नेसेसरी। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रीड दैट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। जैसा बताया वैसा करोगे तो जल्दी भी हो जाएगा। देन checking whether it is overruled or upheld is also equally important, क्योंकि ये वाला जो 353 वाला मैंने अभी केस दिखाया, अगर ये मान लीजिए ओवररूल हो चुका होता तो फिर हमारे लिए एक इशू होता, राइट? तो फिर एक नया लॉ वुड हैव बीन इन प्लेस जिसको हमें पढ़ना पड़ता, राइट? दैट इज अनदर थिंग। एंड देन
check whether the case was of original jurisdiction or appellate jurisdiction. हम लोगों ने देखा there was an appeal that was filed, so the case was of an appellate jurisdiction. This is not extremely necessary for you to know, but पता रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहता है. And then lastly, read the final judgment and also know the ratio of the judgment. कोरम लिख दिया मैंने यहां फिर से गलती से. द रेशियो ऑफ द जजमेंट या फिर द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट. ठीक है, वंस वी नो दैट, वी हैव रेड द फाइनल जजमेंट, वी आर गुड टू गो. ठीक है, दैट इज इट. दैट इज हाउ यू रीड अ जजमेंट. कहीं पर कुछ भी अगर पंगा आ रहा है, लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो एक बार कोशिश करो, 5 मिनट 10 मिनट निकालो अपने लिए, एक जजमेंट पढ़ के देखो. कुछ भी क्वेरी आए मुझसे कमेंट्स में पूछो. वी विल टुगेदर ट्राई टू एस दिस. ठीक है, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड नाइट.